नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में मेरे साथ हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, बेबाक, बेखौफ और बेधड़क असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन साहब, 2 दिन पहले 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही अहम आदेश दिया, अंतरिम ही सही, वक्फ संशोधन कानून को लेकर। आप उससे मुतमईन हैं जो आप शंकाएं जाहिर कर रहे थे, और सिलसिलेवार तरीके से मैं हर बिंदु को उठाने वाला हूं। पर पहली टिप्पणी, ये अंतरिम आदेश कुछ राहत लेकर आया है? कुछ आपका ढाढ़स बंधा? आप चिंतित थे? नहीं, बिल्कुल कोई राहत नहीं लेके आया, बल्कि ये हमारे लिए एक बेचैनी और एक परेशानी का बाइस बन रहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बात कही है। हम तो समझ रहे थे कि जो ऐसे अमेंडमेंट्स मोदी सरकार ने लाए थे, एनडीए गवर्नमेंट ने लाए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगी। मगर कल का दिन वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट या उनके इनकम में इजाफा के लिए, या फिर एनक्रोचर्स को निकालने के लिए एक अच्छा दिन नहीं था। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, और ये सही भी है, आप जाने माने वकील भी हैं ओवैसी साहब, सेपरेशन ऑफ पावर्स, अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, वो कार्यपालिका हो, वो न्यायपालिका हो, वो हमारी संसद हो, सबके अलग अलग अख्तियार, अलग अलग अधिकार हैं। तो अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, पूरे कानून पर ही स्टे लगा दिया जाए या उसे खारिज कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो सकता है। देखिए संदीप साहब, अब आप स्टे की बात कर लेते हैं। पहले आप देखिए कि 5 साल का जो कानून था कि कोई मुसलमान हुआ तो 5 साल तक वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रूल्स बना दीजिए, तो स्टे चला गया। और बीजेपी रूल्स इस तरह से बनाएगी कि कोई भी शख्स को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देने के लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। अब नुकसान ये रूल क्या कोई ऐसे सब राज्यों में ओवैसी साहब, क्या बीजेपी की सरकारें, आप फर्ज कीजिए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार वहां पर तृणमूल की है, वो ना बनाए ऐसा कानून? तो रूल तो बनाना पड़ेगा ना, रूल तो बनाना पड़ेगा। अब रूल किस तरीके से बनाएंगे? चाहे देखिए, भारत में सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार एनडीए और बीजेपी की है बिलखुसूस है। हाँ, तो फिर वहां पर किस तरह रूल बनेगा? जो पार्टी के पास मुस्लिम एमपी नहीं है, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से यही था, आज भी है, कि अगर कोई इंसान, भारत का नागरिक, इस्लाम कबूल कर सकता है तो वो 5 साल तक अपने धर्म के को नहीं दे सकता, मगर वो हिंदू धर्म को दे सकता है, सिख धर्म को दे सकता है, ईसाई धर्म को दे सकता है। क्या इस तरह का रूल किसी और शख्स पर है जो दूसरा धर्म कबूल करे? ये कानून बनाई क्यों? एक और सवाल इसमें यह है ओवैसी साहब, अब मैं हिंदू हूं पर मैं मंदिर नहीं जाता, मेरे घर में मंदिर है, मेरे माता पिता पूजा करते हैं, मेरी धर्म पत्नी करती है, मैं नहीं करता। तो कोई मुझसे कहे आप हिंदू कैसे हैं, ये पहचान कोई और कैसे करेगा? मैं मन से किसी को मानता हूं या नहीं मानता हूं, मैं अपनी छाती फाड़कर थोड़ा दिखाऊंगा। तो मुसलमान से कि 5 साल आप इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, आप धर्म निभा रहे थे या नहीं, यह तय कैसे होगा? मोदी जी तय करेंगे। आपको क्या, आपको नहीं पता? मोदी जी तय करेंगे। मोदी जी बोलेंगे दाढ़ी तुम्हारी कितनी लंबी है। मोदी जी तय करेंगे कि तुम नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते। मोदी जी पूछेंगे तुमको सूरह फातिहा याद है या नहीं है। मोदी जी और बीजेपी पूछेगी कि बेटा तुमको कुरान में कितने सूरह आते नहीं आते। वो पूछेंगे तुम मस्जिद को जाते नहीं जाते। सब सवाल तो वही करेंगे ना। पर आप तिल का ताड़ भी बना रहे हैं क्या ओवैसी साहब? चलिए, यहां पर राज्य सरकारों को अभी नियम बनाने की बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक बड़ी जो आपको आपत्ति थी वो ये कि भाई डीएम को, कलेक्टर को ये अधिकारी अख्तियार कैसे दिया जाएगा कि जो ये विवाद है, ये वक्फ की जमीन है या नहीं, अब उसे रोक दिया है, अब ट्राइब्यूनल को वो हक दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो एक बड़ी जीत है आप लोगों की। देखिए, पहले आपने कहा कि राई को पहाड़ बना रहा हूं, नहीं बना रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, जितने प्रदेशों में उनकी सरकार है, आप देश के सामने हमको डेटा बताइए
कि कितने लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करके अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दी? बताइए ना, कोई कितने किया? आपके पास डेटा नहीं है। और यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्रेडिटर से बचने के लिए इस्लाम को कबूल कर लेगा और प्रॉपर्टी दे देगा, तो वो तो इस्लाम धर्म अलाउ नहीं करता कि मैं किसी और की प्रॉपर्टी को लेकर कि चोरी करके और किसी को दे दूं, तो ये नहीं होगा। तीसरा, आपका ये सवाल था कि 3C के बारे में। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर ली। कोर्ट ने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कलेक्टर एग्जीक्यूटिव का नुमाइंदा है, जो जुडिशरी तय करेगी। तो हम तो शुरू से कह रहे थे, मगर जो दूसरे अमेंडमेंट्स है उस पर क्या होगा? कलेक्टर रजिस्ट्रेशन कलेक्टर करेगा, कलेक्टर ही खुद सर्वे करेगा। पहले सर्वे कमिश्नर होता था जो कलेक्टर से सीनियरिटी में बड़ा होता था, इंडिपेंडेंट होता था। तो कलेक्टर तो कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज जिस पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठी है, उस 3C में कहा गया कि कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी एंड विल डिसाइड। नहीं, आप सरकार की जमीन पर क्या कब्जा हुआ है या सरकार ने क्या कब्जा कर लिया, इसकी बात कर रहे हैं। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि दरअसल वक्फ बोर्ड भी कब्जे के इस गोरख धंधे में संलग्न और शामिल हैं कई जगह, और कैसी कैसी बेतुकी दलीलें दी जाती है? संसद भी वक्फ की जमीन पर है, या प्रयागराज में महाकुंभ हुआ वहां पर इतने एकड़ जी ये वक्फ की जमीन है, ऐसे दावे भी तो किए जाते हैं। संदीप चौधरी साहब, दावे तो लोग करते हैं, दावे तो लोग ये भी करते हैं कि ताजमहल के मुगल बादशाह ने नहीं बनाया, तो ऐसे पागलों की हमारे देश में कमी नहीं है, या इस तरह के अहमक लोग रहेंगे। मगर एक बात आपके देखने वालों को समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की घोषित होती है तो पहले सर्वे कमिश्नर उसकी इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करके कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो सकती है, तो चीफ सेक्रेटरी उस प्रदेश का गजीट नोटिफिकेशन इशू करता है, और उस गजीट नोटिफिकेशन के ऊपर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब इसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? सर्वे कमिश्नर एक सीनियर ऑफिसर है, एक्सपर्ट ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी उसको देता है। और मुझे इस बात की थोड़ा तकलीफ है कि 13 लाख एकड़ के करीब वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल दिया। अरे भाई, कितने वक्फ प्रॉपर्टीज पे ऐसा हुआ है बताइए ना? एक या दो एग्जाम्पल दे रहे हैं सरकार, कहां पर हुआ बताइए? तमिलनाडु का एग्जाम्पल था, वो झूठ साबित हुआ। हमारे कमेटी के सामने तमिलनाडु की सरकार ने आकर पूरा क्लैरिफाई कर दिया। पर आपको एक और डर था, एक आशंका थी, लगातार आप उसका इजहार कर रहे थे। जेपीसी के सामने भी ये आपने बात कही थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, देखिए अरे भाई ये वक्फ बोर्ड है या वक्फ काउंसिल है, सेंटर की हो या स्टेट की, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों का क्या हासिल, वो क्यों शामिल किए जा रहे हैं? और कपिल सिब्बल ने भी वो धारा 9 का उल्लेख करते हुए कहा कि 22 सेंट्रल वक्फ में 22 सदस्यों में से 12 तक गैर मुसलमान हो सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सीमा 4 पर तय कर दी, उससे ज्यादा नहीं, गैर मुस्लिम और राज्यों में 3। देखिए, क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पार्लियामेंट का बना हुआ है, वहां पर कोई गैर सिख को मेंबर बनाएंगे? अब आप बोध गया ट्रस्ट है, वहां पर बौद्ध और हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और को मेंबर बनाएंगे आप? हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर हिंदू से हटकर कोई मेंबर बन सकता है क्या? आप कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये? और याद रखिए संदीप चौधरी साहब, स्टेट वक्फ बोर्ड में अब इलेक्शंस नहीं होंगे, नॉमिनेशन होगा। एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन चला गया, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन चला गया, आपके जुडिशरी का जो आते हैं वहां से इलेक्शन वो चला गया, मुतवल्ली का इलेक्शन चला गया। बीजेपी क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि उनके पास ना कोई मुसलमान एमपी है, ना मुसलमान एमएलए है, ना जुडिशरी में कोई उनका मुसलमान जीत के आता, ना कोई मुसलमान मुतवल्ली उनकी तायद में। तो होलसेल में नॉमिनेशन करके उसके बाद ये सब अपने तमाशे करेंगे। कौन रोकेगा इनको? नॉमिनेट, जिसको आप नॉमिनेट, सरकार नॉमिनेट करेगी, वो तो मुझे यकीन है कि पूरे के पूरे मियां मिट्ठू रहेंगे, मियां मिट्ठू रहेंगे। क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम कर पाएंगे? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सामने तमाम, ये तो आज भी हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में ही वो शख्स मेरे ख्याल से 24 साल हो गए वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है, और गंभीर आरोप लगे हुए हैं जबरन कब्जे के। सुनिए, जुफैर फारूकी के ऊपर
झूठ इल्जाम है, बकवास इल्जाम है। मैं पर्सनली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पर्सनली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कौन सी इंक्वायरी की रिपोर्ट है बताइए? इल्जाम लगा रहे, इंक्वायरी किया आपने? अरे एक मुतवल्ली है, जीत कर आता है, काम कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं इल्जाम? अरे इल्जाम तो सब पे लगता है, इल्जाम लगा दो, उसके बाद क्या होगा? आप ये बताइए कि क्या आपने जो एएसआई को वक्फ प्रॉपर्टीज को निकाल कर एएसआई को ओनर बना दिया, तो कल क्या संभल की मस्जिद रहेगी मुसलमानों के पास? क्या कैटेगोरिकल एश्योरेंस दीजिए, बीजेपी चली दीजिए भाई। 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली के सच्चर कमेटी के लास्ट पेज उठाकर पढ़िए, कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, एएसआई का इसमें रोल नहीं है, आप वापिस दीजिए। अब वो चले गई पूरे के पूरे। वक्फ का नुकसान हुआ नहीं हुआ? हमारी कमेटी के सामने आज मैं कह सकता हूं, आप सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में एएसआई ने आकर कहा कि सर हम इसको लेना चाहते हैं, आकर कहा कमेटी के सामने। अब वो सलीम चिश्ती के दरगाह को ले लेंगे आप, क्योंकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया 100 साल का। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ओवैसी साहब कि अब जो सीईओ है वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए, जरूरी नहीं, पर जो एक दुविधा थी वो दुविधा दूर हुई है या वो शंका के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसका मतलब लफ्ज क्या है अंग्रेजी का? एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल, वही मैंने कहा। हाँ, तो सुनिए, अब एज फार एज पॉसिबल हो गया, इट विल नॉट बी पॉसिबल। बीजेपी कहेगी वी डोंट फाइंड अ मेरिटोरियस कैंडिडेट। सर, जिस पार्टी में मुस्लिम एमपी नहीं है, जो पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने ऑफिसर्स को रखेंगे इन पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अंतरिम आदेश दिया है, क्या अंतिम आदेश दे देते वो बेहतर होता, या अंतिम आदेश को लेकर आप आशान्वित हैं? अब तो ये तो इंटरिम स्टेज था, तो सबको पता था। हम तो नाखुश हैं, हम तो मुतमईन नहीं है, मगर एक कंफर्ट ये है कि चलिए इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब फाइनल हियरिंग कब शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मुझे इस बात का डर है कि बीजेपी इस इंटरिम ऑर्डर के जरिए इंटरिम पीरियड में क्या क्या नहीं करेगी, देख लेना आप। क्या क्या करेगी? संबल किस और उठेगा फिर से? अच्छा, वो उठेगा संबल का, या दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव भी तो हो रहे हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट में नीतीश कुमार को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी? कुछ ऐसे भी अब सवाल उठने लगे हैं विपक्षी खेमे की तरफ से कि दोनों तरफ से खुशी, सत्ता पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश, की हमारी बातें भी मान ली। सत्ता पक्ष कहेगा देखिए मुसलमानों को थोड़ी उनकी जगह भी दिखा दी है। विन विन हो रहा है क्या पॉलिटिकली? मैं संदीप चौधरी साहब, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना माने आपका राइट है। हमारे लॉयर निजाम पाशा को आप एक 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठ के गुफ्तगू कर लीजिए। कौन खुश हो रहा है भाई? को अपोजिशन पार्टीज कैसे खुश हो रहे हैं? कौन उनको बता रहा है? बर्बादी हो जाएगी पूरा। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी है, वो सेक्युलर पार्टीज जो बोल रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ट्राइबल एरिया में अब कोई वक्फ नहीं होगा तो हमदुल्ला सईद, जिसके पिताजी 9 मर्तबा के सांसद, जो अभी लक्षद्वीप का सांसद है, हमदुल्ला सईद अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकेगा वक्फ बोर्ड को? क्या आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है? क्या बात हो रही? तो कोरी राजनीति हो रही है। बीजेपी अपने वोट बैंक को बता रही है देखो मुसलमानों को लगा दिया ठिकाने, हिंदू वोट बैंक कब्जा रही है, और विपक्ष कह रहा है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली, जेपीसी में जो हम सवाल उठा रहे थे तो वो मुसलमानों को आउटरीच कर रहे हैं। दोनों की बड़ी कन्वीनियंट राजनीति हो रही है क्या? देखिए, खिलौने देकर बहलाया गया हूं, मीठे मीठे अल्फाज देकर बहलाया गया हूं, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे वक्फ बोर्ड का नुकसान होगा, वक्फ प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा, नॉमिनेशन होगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। बताइए, अगर सर आपको मालूम सर कि पूरे भारत में जितने प्रदेश हमारे पास हैं, सिर्फ 7 प्रदेशों का सर्वे हुआ है। अब सर्वे नहीं करना किसकी जिम्मेदारी है? वक्फ बोर्ड की है, प्रदेश सरकार की है। अब जब जहां पर वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई XYZ कब्जा करके बैठा है, तो अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिए।
तो वो तो आप मालिक बन जाएगा। आप की सर्वे का सवाल उठा रहे हैं कि सर्वे नहीं करते। जहां सर्वे करवाती है सरकार या कोई एक संवैधानिक संस्था, में चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पुनरीक्षण कराते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के वोट काटने के लिए चल पड़े, ये घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 65 लाख में कोई घुसपैठी नहीं निकला। 65 लाख में हमने अख्तरुल ईमान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम कितने हजार या उससे करीब हमने नाम डलवाए जो वहां पर है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। इसको इससे मत जोड़िए सर। ये जो सर्वे होगा, सर्वे कलेक्टर करेगा, रजिस्ट्रेशन कलेक्टर साहब करेंगे। वो 3C में तो स्टे हो गया, मगर कलेक्टर तो किसका अपॉइंटी होगा बताइए? कलेक्टर तो एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटी होगा ना। वो जिले इलाही बनकर फैसले करेंगे पूरा, देख लेना आप। और आप तो ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार सारे कानून केंद्र ही बनाएगा। लेकिन अब मैं बिहार की भी बात कर लूं। आखिरी दफा जब आपसे मैंने बात की थी तब आपने कहा था कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिनका जिक्र किया है, वो लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कुछ हुई? पतंग किसकी डोर काटेगी, या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पतंग की डोर ही कट गई है, यानी कि आपकी पार्टी की डोर? नहीं नहीं नहीं, अभी तो खेल शुरू होगा ना। अभी तो रण का मैदान आएगा, जंग का मैदान आएगा। ऐसा नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी को हराया जाए, और उन्होंने 2 खत लालू यादव साहब को लिखे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं लिखे, तो उन्होंने उनको भी लेटर लिख दिया। लेटर लिखकर कहा कि भैया हमको 6 सीट दे दो, अगर तुम सत्ता में आ गए तो हमको मंत्री पद मत दो, सिर्फ सीमांचल के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ और बिहार के माइनॉरिटीज के लिए करिए, अच्छा काम करिए, और वहां के नौजवानों का पलायन रोकिए। ये 3 बात कही अख्तरुल ईमान साहब ने। अब ये लोग चाहेंगे नहीं चाहेंगे मुझे तो नहीं मालूम, मगर जहां तक चुनाव की बात है, बिहार और खास तौर से सीमांचल की जनता बेताब है, बेचैन है उन लोगों को सजा देने के लिए। मैं आपको सही उन्होंने धोखा दिया उन लोगों को। नहीं, 6 सीट आपको महागठबंधन दे दे तो आप महागठबंधन के हिस्सा होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब लेटर लिखे हैं, संदीप चौधरी साहब लेटर लिखे हैं, मैं कॉपी भिजा दूंगा। वो कॉपी आपके कलीग को बोलिए बिहार के, वो कॉपी पेश कर देंगे। अब और क्या करेंगे? बिहार की जनता को ये पता तो चल जाए कि हमारे 4 विधायक को आपने लूट लिया तो कयामत नहीं गिरी। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए तो कयामत गिर गई। तो ये आपका जमहूरी, तो उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी को तुम रोकना चाहते ना, चलो बात करो। अब और तो आप क्या करेंगे? रोकने के लिए तैयार हैं आप? बीजेपी की आपने बात की, मुझे नहीं मालूम कि आपने ये ट्वीट देखा है या नहीं देखा है। एक ट्वीट मैं यहाँ प्ले करने वाला हूँ। ये असम बीजेपी ने जारी किया है, ओवैसी साहब। और क्या कहा उसमें? इसमें मुसलमानों को ऐसे दिखाया गया है कि ये गौ मांस काटते हैं, ये तहमद पहनकर ज़मीन पर कब्जे करते हैं, और ये कैसे होंगे अगर यहाँ मुसलमान ना हो। 90-90% आबादी आ गई है। ये बाकायदा ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। असम विदाउट बीजेपी मुसलमानों का गढ़ हो जाएगा, विद बीजेपी खुशहाल हो जाएगा। अरे संदीप साहब, ये ऐसे बांकड़े पहलवान हैं कि क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते पाकिस्तान से। इतने बहादुर हैं ये लोग। आतंकवाद से मुकाबला कहां कर पाएंगे? तुम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हो जो दोबारा फिर भारत में आतंकवाद के हमले करवाएगा। कोई रोक सकता है? और आप नहीं, हाथ नहीं मिलाया। अब ये बताया जा रहा है, देखिए हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान को हरा दिया, और अभी 21 सितंबर को हो सकता है एक बार फिर मुकाबला हो पाकिस्तान से ही। तो ये एक तरफ की नहीं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे, द्विपक्षीय हम नहीं करते, ये गले उतरती है। सुनिए, देखिए, हमारे क्रिकेटर्स पर हमको फख्र और नाज है। हमारी शिकायत क्रिकेटर से नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है जो उनको परमिशन दी पाकिस्तान से खेलने के लिए। इसमें खामखा क्रिकेटर्स को हम ला रहे हैं, उनको क्यों इस्तेमाल कर रही सरकार? परमिशन तो आपने दिया ना। तो क्या पाकिस्तान ने आपको लिख कर दिया, या कोई वर्बल एश्योरेंस दिया, या चीन ने कह दिया आपको
कि भारत में आतंकवाद के हमले नहीं होंगे? क्या आपने कह दिया? अरे हम कैसे भूलें जो पहलगाम में जो दर्दनाक नजारे सारे देश ने देखे। यकीनन हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, मगर इसका यह मतलब तो नहीं। और तीसरी बात, मल्टीलैटरल कह रहे हैं ना, बायलैटरल नहीं खेलेंगे, तो फिर ये पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल नहीं है? 80% पानी हम रोक रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? नेशनलिज्म का, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव में आप बात करें। अरे नहीं, अभी तो मांग उठने लगी है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्यों रोक दिया गया है? सिख अगर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, उनका धार्मिक स्थल है, तो वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अगर क्रिकेट खेला जा सकता है तो नहीं, वहां पर नहीं जा सकते, उनको खतरा है जान का। हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, टीवी राइट्स पर करोड़ों रुपए कमाएंगे, मगर एक वो जो सिख धर्म की जो सबसे होलीएस्ट प्लेस है, वहां पर नहीं जाने देंगे आप? ये तो आप ही तय करेंगे ना भाई। तो ये सरासर राजनीति हो रही है, खिलाड़ियों को भी राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है क्या? खिलाड़ियों को हम क्यों बोल रहे हैं? हम अपने खिलाड़ियों को कह रहे हैं भाई, वो तो क्रिकेटर्स हैं, गवर्नमेंट ने परमिशन दी खेलने की, वो चले गए। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर को सोचना चाहिए था कि नेशनलिज्म ये है कि हम सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक ठोस मैसेज दें उन लोगों को। अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, प्लेन नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, कश्ती नहीं आ रही तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो क्रिकेट मैच अगर नहीं खेलते तो वो जो जालिम टेररिस्ट कैंप्स दोबारा बना रहे हैं लश्कर तैयबा के, जैश मोहम्मद के, उनको पैगाम जाता कि वी विल नॉट टॉलरेट योर नॉनसेंस, दिस हैज टू एंड समवेयर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क असदुद्दीन ओवैसी सभी सवालों के जवाब देते हुए। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।